बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिन यमनियों की तरफ से तेल अवीव पे किए जाने वाले एक कामयाब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके नतीजे में इसराइल को काफ़ी सुबकी उठानी पड़ी थी और इसराइली दिफाई सिस्टम को बाईपास करते हुए ये मिसाइल तेल अवीव पहुंचने में कामयाब हो चुका था। उसके बाद अब बहरा अहमर में मौजूद जो अमरीकी बेड़े हैं उनकी तरफ से यमन पे जारहियत का एक सिलसिला शुरू हुआ और ताज़ा तरीन हमले के अंदर अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन की तरफ से जहाज़ दागे गए। ऐसे जहाज़ यमन के ऊपर भेजे गए जिन्होंने यमन के दारुल हुकूमत सना को टारगेट करना था, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो मिलिट्री तनसीबात थी उनको निशाना बनाना था। लेकिन फिर हुआ ये कि जब ये तैयारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके यमन की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए तो फिर उस तैयारा बरदार जहाज़ यानी USS हैरी ट्रूमैन के ख़िलाफ़ यमन के हौसियों की तरफ से एक भारी तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए और फिर उन ड्रोन्स ने जाकर क्या कार्रवाइयाँ की हैं, इस हवाले से अब यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का एक वाज़े बयान सामने आ चुका है, जो कि अब इस वक्त वाज़े कर रहा है कि पिछले 16 घंटे के अंदर यमनी हौसियों ने किस तरह से अमेरिका को बहरा अहमर से पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल की है, इसके साथ साथ एक हमले को नाकाम बनाया है। अब इस वक्त जो यमनी हौसियों की तरफ से बयान शाया हुआ है इसमें यह वाज़े किया जा रहा है कि एक तरफ तो जो इसराइल की हिमायत के अंदर अमेरिका और बरतानिया के तैयारों ने यमन पे जारहियत की कोशिश की थी और उसके फौरी बाद यमनी हौसियों ने हरकत में आते हुए बहरा अहमर में मौजूद USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर हमला किया था। उस हवाले से जो सबसे पहली अपडेट सामने आ रही है, शूटिंग डाउन एन F-18 एयरक्राफ्ट वाइल द डिस्ट्रॉयर्स वर ट्राइंग टू कन्फ्रंट द यमनी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। सेकंड, मोस्ट ऑफ द एनिमी warplanes left Yemeni airspace for international waters in the Red Sea to defend the aircraft carrier while it was being targeted. Third, the failure of the enemy attack on Yemeni territory. Fourth, the withdrawal of the US carrier USS Harry S. Truman after being targeted from its previous location toward the Northern Sea after being subjected to more than one attack by the missile force, naval force and the air force. अब ये एक ऐसा हमला हुआ जिसके अंदर यमन की तमाम अफवाज यानी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने एक भरपूर हमला किया बहरा अहमर के अंदर, यानी यमन से चंद 100 किलोमीटर के नज़दीक जो ये अमरीकी तैयारा बरदार कैरियर था USS हैरी एस ट्रूमैन, इसके ऊपर फिर जैसे ही ये ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए तो फिर उसमें सबसे पहला जो निशाना बना अमेरिका का एक F-18 तैयारा बना और ये तैयारा उस वक्त निशाना बना कि जब यमनी ड्रोन्स और मिसाइलों ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया था। इसके साथ साथ फिर जो वहाँ पर अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स मौजूद थे उनकी तरफ से इन मिसाइलों को और ड्रोन्स को तबाह करने के लिए मिसाइल्स दागे जा रहे थे और इस वक्त अमेरिका की तरफ से तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि ये कोई फ्रेंडली फायर के नतीजे में तबाह हुआ है जहाज़, जबकि यमनी क्लेम कर रहे हैं कि इस F-18 अमरीकी साख्ता तैयारे को तबाह करने में यमनी हौसियों का हाथ है। दूसरा जो अहम इस मार्के के अंदर चीज़ सामने आई कि जब इस अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पे यमनी हौसियों की तरफ से हमला किया गया तो फिर वो तमाम जहाज़ जो इसी तैयारे से उड़ के यमन पे हमला करने के लिए आए थे उन्होंने फौरी तौर पे राह फरार इख्तियार कर ली, यानी फिर वो यमन की फ़िज़ाई हुदूद को छोड़ते हुए इंटरनेशनल पानियों में चले गए और उनका मकसद ये था कि किसी तरह से इस अमरीकी तैयारा बरदार को यमनी हमलों से बचाया जाए। उसके बाद जो तीसरी बात हुई वो ये हुई कि जब ये तैयारे यमन पे जो हमला करने आए थे ये बगैर हमला किए यमन को छोड़ के चले गए, तो अब इसका इजहार यमन की फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से किया जा रहा है कि इसके बाद यमन के किसी भी इलाके के ऊपर जो जारहियत दिखाने आए थे ये तैयारे वो जारहियत नहीं दिखा सके। उसका जो चौथा अहम नुक्ता था वो ये था कि इस हमले के बाद यानी फिर जब यमनी हौसियों की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला किया गया तो यमन से 17 ड्रोन्स और 8 क्रूज़ मिसाइल दागे गए। तो फिर हुआ ये कि उसके बाद उस हमले से बचने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन ने जो नज़दीक तरीन मुकाम पे मौजूद था यानी फिर 300 किलोमीटर से ज़्यादा करीब ये यमन की बंदरगाहों से था, इसने जो है राह फरार इख्तियार किया और फिर जो शुमाली बहरा अहमर है यानी फिर सूडान के इलाकों की तरफ इसने जो है वो फराग इख्तियार कर लिया और इस वक्त कैफियत ये है कि ये यमन से तकरीबन 600 या 650 किलोमीटर दूर मौजूद है और इसका मकसद यही है कि ये किसी भी तरह से यमनी मिसाइलों और ड्रोन्स की रेंज से बाहर आ जाए। तो ये इस वक्त कामयाबी है जिसका इजहार इस वक्त यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी की तरफ से किया जा रहा है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि पिछली रात अमरीकी तैयारे आए तो थे इस कोशिश में कि यमन के दारुल हुकूमत सना पे और वहाँ पे जो हौसियों की तनसीबात हैं, जो मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़, उनको निशाना बनाया जाए, लेकिन यमनियों की एक प्रॉम्प्ट कार्रवाई के नतीजे में
वो उस जगह से भागने पे मजबूर हुए। इसके साथ साथ जिस तैयारा बरदार जहाज़ से ये तैयारे उड़ाए गए थे उसको भी फिर यमनियों ने पीछे ढकेलने पे मजबूर कर दिया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कार्रवाई यानी फिर बहरा अहमर में एक अमरीकी तैयारा, एक लड़ाका तैयारा मार गिराने का भी दावा इस वक्त यमनी हौसियों की तरफ से किया जा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ चलते हैं इस मामले के ऊपर अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से क्या बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस फाइटर जेट क्रैशेस इन रेड सी आफ्टर बीइंग हिट बाय अ फ्रेंडली फायर। अब इस मामले को मुकम्मल तौर पे अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर फिर ये दावा कर दिया जाता है या इस दावे को मान लिया जाता है कि इस वक्त ये FA-18 हॉर्नेट तैयारा यमनियों की तरफ से तबाह किया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि अमरीकी फौज के अंदर एक तो बेचैनी पाई जाएगी कि एक नंबर 1 फौज दुनिया के एक गरीब तरीन मुल्क की फौज से हार जाती है और उसके मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर पाती और अपना तैयारा तबाह कर देती है। तो इस वक्त अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इस मामले पे इस तरह से पर्दापोशी की जा रही है कि ये बयान शाया हुए हैं कि एक फ्रेंडली फायर के नतीजे में अमेरिका ने अपना ही तैयारा तबाह कर दिया है। यानी फिर एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसने यमनी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए जब फायर किए तो उसकी जद के अंदर अमेरिका का ही एक तैयारा आ गया। बावजूद इसके कि इसके दोनों पायलट जो है वो सही वक्त पे इजेक्ट करने में कामयाब रहे और जो है वो तैयारा मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। अब इस वक्त जो सुप्रीम काउंसिल है यमन के अंसारुल्लाह की, यानी फिर यमनी अंसारुल्लाह के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अली हौसी, इस हवाले से उनका भी एक बयान सामने आ रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रूथ अबाउट द डाउनिंग ऑफ द यूएस वॉर प्लेन। अब इस वक्त ये कैफियत है अमरीकी यूएस सेंट्रल कमांड की कि वो इस खबर को जो है वो छुपा रहे हैं और वो कभी भी इस मामले को दुनिया के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर ये डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है तो फिर अंसारुल्लाह जिस तरह से इस वक्त बहरा अहमर में अमरीकी फ़ौजों को टफ़ टाइम दे रहा है वो पूरी दुनिया पे आया हो जाएगा और इस इलाके के अंदर या इस खित्ते के अंदर अमरीकी फ़ौज की बहुत बड़ी सुबकी होगी, बहुत बड़ी खजीमत उठानी पड़ेगी अमरीकी फ़ौज को। तो इस वजह से अब ये अंसारुल्लाह के वाइस प्रेसिडेंट का बयान है कि ये वो वजह हैं कि जिसकी वजह से अमरीका इस तैयारा के तबाह होने को क्लेम नहीं कर रहा है कि ये तैयारा यमनी हौसियों की तरफ से तबाह किया गया है। इसके साथ साथ यमन की तरफ से अब ये बयान शाया हुआ है, वी हैव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स एंड वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग देम। अब वाज़े तौर पे यमन की तरफ से इस बात का इजहार कर दिया गया है कि उनके पास लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हथियार मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम इन हथियारों को इस्तेमाल करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट भी नहीं दिखाएंगे। यानी फिर जो टेक्नोलॉजी इस वक्त यमनियों के पास है इसका अंदाज़ा पिछले दिनों किया जा सका है और इससे पहले जिस तरह से फ़लस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव को निशाना बनाया, अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुआ, इसराइल के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो बाईपास करते हुए। और इसके साथ साथ अब जो ये कार्रवाई हुई है जिसमें अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ को पीछे हटने पे उसको मजबूर किया, इसके साथ साथ एक अमरीकी फाइटर जेट FA-18 को तबाह किया, तो ये इस वक्त जो है वाजे करता जा रहा है कि यमनियों की टेक्नोलॉजी जो है वेपन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। और फिर ये भी है कि इस वक्त जो यमनियों का जिगरा है, उनका जो हौसला है, इन हथियारों को इस्तेमाल करने में यमनी किसी भी तरह से हिचकिचा नहीं रहे हैं और जैसे ही यमन के ऊपर किसी किस्म का जारहाना हमला होता है उसका एक भरपूर जवाब यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से दिया जाता है, फिर चाहे वो अमेरिका के बहरा अहमर में मौजूद बेड़े हों या फिर इसराइली जारिहत का जवाब हो जो कि फिर यमनी इसराइल के अंदर घुस के देते हैं। अब इसके साथ साथ एक बार फिर अल कुद्स ब्रिगेड की कार्रवाइयों का एक सिलसिला है जो कि दोबारा शुरू हुआ है और गज़ा पट्टी के नेटजरीम एक्सिस के ऊपर जो है एक भरपूर कार्रवाई हुई है मुजाहिदीन की। इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, आवर फाइटर्स शेल्ड द गैदरिंग ऑफ इसराइली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साइट ईस्ट ऑफ जबालिया कैंप नॉर्थ ऑफ द गाजा सिटी विद मोटर शेल्स। अब बहुत सारे मोटर शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं अल कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदीन की तरफ से, जिन्होंने इसराइली फ़ौज की एक टोली को निशाना बनाया है ऐसे इलाके में जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का इलाका, यानी फिर वहाँ पे इसराइल ने अपने बहुत सारे छावनियाँ बनाई हुई थी, उनको मोटर शेल से टारगेट किया है अल कुद्स ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने। और इसके नतीजे में इसराइली फ़ौजों के अंदर जो है वो कैजुअल्टीज़
کی بھی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الاقصی شہداء بریگیڈ ہے، اس نے جو کارروائی کی ہے وہ نیٹزریم کے علاقے میں کی ہے۔ نیٹزریم کا وہ علاقہ ہے جو کہ ویسٹ بینک کو غزہ پٹی سے ملاتا ہے، یعنی پھر ان دونوں کے درمیان جو ایک کوریڈور سمجھا جاتا ہے اس کو نیٹزریم ایکسس کہتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بہت بڑی اور بھرپور کارروائی ہوئی ہے الاقصی شہداء بریگیڈ کی۔ وی بامبڈ اے پوزیشن آف زائنسٹ انیمی سولجرز ان دا نیٹزریم ایکسس ود اے بیراج آف 107 راکٹس۔ اب 107 راکٹس داغے گئے ہیں الاقصی شہداء بریگیڈ کی طرف سے جنہوں نے نشانہ بنایا اس کوریڈور کو، یعنی نیٹزریم ایکسس کے اندر جو اسرائیلی فوجوں کی ٹولیاں تھیں، ان کی چیک پوسٹیں تھیں، اس کے اوپر ایک کثیر تعداد یعنی 160 راکٹس داغے ہیں، اور یہ راکٹس غزہ پٹی سے داغے گئے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بھی اسرائیلی فوج کے اندر کافی کیجویلٹیز کی بھی رپورٹ ہے، یعنی پھر اسرائیلی فوج کو نیٹزریم ایکسس کے اندر کافی سارا جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ایک اہم خبر ہے جو کہ شام کے منظر سے سامنے آ رہی ہے، اور سقوط شام کے بعد پہلی دفعہ اس معاملے کا اہم پلیئر ترکی، اس کا وزیر خارجہ موجود ہے اور اس کی ملاقات ہوئی ہے الجولانی سے۔ ترکش فارن منسٹر میٹ احمد الشرا ان دا سیرین کیپٹل ڈیمسکس۔ اب پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ترکی کی طرف سے باضابطہ طور پہ ایک ہائیلی آفیشیل دمشق پہنچا ہے، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے احمد الشرا سے ملاقات کی ہے، یعنی پھر اب وہ روڈ میپ طے کیا جائے گا جس کی وجہ سے ترکی کی طرف سے ان تمام دہشت گردوں کو بھیجا گیا تھا، شام پہ چڑھائی کی گئی تھی، اسد حکومت کا تختہ پلٹا گیا تھا، اور اب لگ یہی رہا ہے کہ ترکی کے وہ تمام مفادات اس کے اوپر جو ہے بات چیت کرنے کے لیے ترکی وزیر خارجہ اس وقت دمشق میں موجود ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو اہم مسئلہ تھا ترکی کا وہ یہی تھا کہ وہ جو قطر سے ایک گیس پائپ لائن تھی جس کو شام سے ہو کے گزرنا تھا، اور 2009 میں اسد حکومت کی طرف سے اس کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی تھی، اسد کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا یہ پروپوزل۔ اب جولانی کے ہوتے ہوئے اس کام کو جو ہے دوبارہ کنٹینیو کیا جائے گا، اور پھر یہ گیس پائپ لائن قطر سے ہوتی ہوئی سعودی عرب میں داخل ہوگی، سعودی عرب سے ہوتی ہوئی شام میں داخل ہوگی، اور شام کے جنوب سے گزرتی ہوئی شمال تک جاتے ہوئے ترکی میں داخل ہوگی، اور پھر اس کے بعد ترکی سے ہوتی ہوئی بلغاریہ تک، یعنی پھر یورپ تک پہنچے گی۔ تو اس کا جو بینیفیشری ہوگا وہ ترکی بھی ہوگا، اور اسی حوالے سے اب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ترکش فارن منسٹر جو ہے وہ اب جولانی سے ملنے شام پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں بھی ضرور کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔